हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में आपने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जाना। उम्मीद है आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हिंदी एंडिंग्स अभी भी अच्छे से याद है। आज के वीडियो में आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो के अंत में आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। 4 फ्यूचर टेंसेस में से दूसरी टेंस का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि एक लिंकिंग वर्ब है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्शंस लगातार हो रहे होंगे। फिलहाल लिंकिंग वर्ब्स के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये सभी टेंसेस अभी जानबूझकर सिर्फ बेसिक रूप से बता रहा हूँ, ताकि आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हिंदी पहचान पर फोकस करते हुए सेंटेंसेस बनाना सीख सकें। इस टेंस की हिंदी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगे। शैल बी को आई और वी प्रोनाउंस के साथ प्रयोग किया जाता है और विल बी को यू, ही, शी, इट, दे प्रोनाउंस और बाकी सभी तरह के सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग किया जाता है। अब जरा इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। वह खेल रहा होगा, शायद वह खेल रहा होगा, वह जरूर खेल रहा होगा, वह कल इस समय खेल रहा होगा। इन सभी सेंटेंसेस की हिंदी पहचान एक जैसी है और हिंदी पहचान को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये सभी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही है, जिसको आज आप इस वीडियो में सीख भी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे? वो ऐसे कि ऊपर के 3 वाक्यों में संभावना बताई जा रही है, जबकि चौथे सेंटेंस में फ्यूचर टेंस का एक निश्चित एक्शन बताया जा रहा है। मान लो आप अपने दोस्त के घर गए और वहां जाकर उसकी मम्मी से पूछते हो कि विजय कहाँ है, और अगर उसकी मम्मी सिर्फ आधी ही श्योर है तो वो कहेगी कि वह खेल रहा होगा। इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कहेंगे ही मे बी प्लेइंग। यहाँ मम्मी सिर्फ 50% ही श्योर है कि विजय खेल रहा होगा, बाकी के 50% वह श्योर नहीं है। यह वाक्य विजय के कहीं होने या ना होने की संभावना बता रहा है। इसी वजह से यह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर मम्मी विजय के बारे में बहुत ही कम श्योर है तो वह कहेगी कि शायद वह खेल रहा होगा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ही माइट बी प्लेइंग। अक्सर जब सेंटेंसेस में माइट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ निकलता है शायद, जिसको काम में लेकर हम किसी भी वाक्य में 10% संभावना बता सकते हैं। इसके अलावा अगर विजय की मम्मी उसके खेलने को लेकर एकदम श्योर है या 90% श्योर है तो वह कहेगी वह जरूर या पक्का खेल रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही मस्ट बी प्लेइंग। तो अब रिवीजन के रूप में आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश में माइट शब्द का प्रयोग 10% संभावना बताने के लिए, मे का प्रयोग 50% संभावना बताने के लिए और मस्ट का प्रयोग 90% संभावना बताने के लिए किया जाता है। अब दूसरी तरफ अगर आप चौथी सेंटेंस को देखेंगे तो आपके द्वारा विजय की मम्मी से पूछा जाने वाला सवाल ये होगा कि कल वह इस समय क्या कर रहा होगा, यानी कि क्या करता हुआ मिलेगा या पाया जाएगा। तो बस इसी वजह से मम्मी का जवाब होगा कि वह कल इस समय खेल रहा होगा, यानी कि खेलने का कार्य कल लगातार करेगा। इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी पहचान के इस अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ते समय हिंदी पहचान पर और सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर पैनी नजर रखिएगा। वह कल सुबह 9 बजे खुद को संवार रही होगी। She will be beautifying herself tomorrow at 9 a.m. She will be beautifying herself tomorrow morning at 9 o'clock. She will be beautifying herself tomorrow at 9 o'clock in the morning. संवारने का मतलब है सजाना, सुंदर बनाना, सुशोभित करना, अलंकृत करना, जिसको इंग्लिश में ब्यूटीफाई कहते हैं। इन सेंटेंसेस में आप ब्यूटीफाई शब्द की जगह पर अडॉर्न, प्रिटीफाई, प्रीन, प्रिम्प, प्रिंक, एम्बेलिश, ऑर्नामेंट इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द ब्यूटीफाई के सिनोनिम्स हैं, समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। इसके अलावा मैंने इन वाक्यों में समय को बताने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल किया है, जिनको आप ध्यान से देखें और सीखें। मेरे मामा कल अपने ट्विटर खाते को निष्क्रिय कर रहे होंगे। My uncle will be deactivating his Twitter account tomorrow. निष्क्रिय करने का मतलब है किसी चालू चीज को अप्रभावी कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी बैंक अकाउंट या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या किसी भी अन्य एप्लीकेशन और साइट पर बने हुए अकाउंट को निष्क्रिय कर दें तो इसका मतलब है कि हमारा वह अकाउंट बंद या सुप्त अवस्था में रहेगा, जिसको हम बाद में दोबारा चालू कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा की गई कोडिंग से चल रही किसी भी चीज को निष्क्रिय किया जा सकता है। लोग कल इस समय मेरे चित्रों का गुणगान कर रहे होंगे। People will be admiring my paintings at this time tomorrow. गुणगान करने का मतलब है किसी की तारीफ में गीत गाना, और इन दोनों बातों का सीधा सा मतलब है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, सराहना करना। इस सेंटेंस में आप एडमायर की जगह इसके कई सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि अपलॉड, प्रेज, अप्रिशिएट आदि।
दोस्तों, अगर आपको गाने सुनना और म्यूजिक वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहां दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके मेरा सिंगिंग चैनल भी एक बार जरूर विजिट करें। कल मोहन आपकी चापलूसी कर रहा होगा। मोहन विल बी फ्लैटरिंग यू टुमारो। चापलूसी करने का मतलब है किसी की खुशामद करना, तलवे चाटना, झूठी प्रशंसा करना या किसी को खुश करना। हम अगले सप्ताह अपनी छुट्टियों के लिए हवाई के लिए उड़ान भर रहे होंगे। We will be flying to Hawaii next week for our vacation. उड़ान भरने का मतलब सच में खुद उड़ना नहीं होता, बल्कि हवाई जहाज में बैठकर कहीं पर जाना होता है। इसके अलावा इंग्लिश वाले सेंटेंस में हवाई एक आइलैंड है यानी कि टापू है। भूमि का ऐसा भाग जिसके हर तरफ पानी होता है उसे आइलैंड यानी कि टापू कहते हैं। आइलैंड शब्द का जब उच्चारण किया जाता है तो एस लेटर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, यानी कि एस लेटर साइलेंट होता है। और इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें एक एक दो लेटर साइलेंट होते हैं, जैसे ऑफन में टी, हाई और नाइट में GH इत्यादि। मैं कल उसका संगणक यंत्र नहीं चला रहा होऊंगा। आई शैल नॉट बी ऑपरेटिंग हिज कंप्यूटर टुमारो। कंप्यूटर को शुद्ध हिंदी में संगणक यंत्र कहते हैं। इसके अलावा किसी भी यंत्र यानी कि मशीन को चलाने की क्रिया को इंग्लिश में ऑपरेट कहते हैं। चलाना शब्द बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ता है और हर चीज के साथ उसका अर्थ बदल सकता है। जैसे गाड़ी, ट्रक, बस आदि चलाने को इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं। मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने और घोड़े की सवारी करने को इंग्लिश में राइड कहते हैं। हवाई जहाज चलाने को फ्लाई कहते हैं। किसी नाव या पानी के जहाज को हवा की शक्ति से चलाने को सेल कहते हैं। कोई कंपनी या अन्य कोई संस्था चलाने को रन कहते हैं। बाय द वे, ट्रेन को शुद्ध हिंदी में लोहपथगामिनी कहते हैं क्योंकि वह लोहे की पटरियों पर चलती है, और ट्रेन चलाने को भी इंग्लिश में ऑपरेट ही कहते हैं। मैं अगले महीने कोई भी खेल नहीं खेल रही होंगी। आई शैल नॉट बी प्लेइंग एनी स्पोर्ट नेक्स्ट मंथ। सुमित दोपहर में टीवी का एंटेना ठीक नहीं कर रहा होगा। सुमित विल नॉट बी एडजस्टिंग द टीवी एंटेना इन द आफ्टरनून। मैं अपने हाथ घड़ी खुद ठीक नहीं कर रहा होऊंगा। आई शैल नॉट बी रिपेयरिंग माई वॉच माई सेल्फ। इन दोनों वाक्यों में हमने ठीक करना क्रिया को काम में लिया है, लेकिन दोनों ही वाक्यों में उसका इंग्लिश मीनिंग अलग है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। ऊपर वाले वाक्य में एंटेना खराब नहीं हुआ है, बल्कि उसको बस थोड़ा हिलाने डुलाने और सेट करने की जरूरत है ताकि टेलीविजन में चैनल सही से आ सके, और इसीलिए इस वाक्य में ठीक करने के लिए एडजस्ट शब्द काम में लिया गया है। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में घड़ी खराब हो चुकी है, बंद पड़ चुकी है, और इसीलिए इस वाक्य में घड़ी को ठीक करने के लिए रिपेयर शब्द को काम में लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि ठीक करने से संबंधित ये बातें आपको याद रहेगी। क्या वे बैठक में मुझे नीचा दिखा रहे होंगे? Will they be demeaning me in the meeting? नीचा दिखाने का मतलब है किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करना जिससे उसको लगे कि उसको अपमानित किया जा रहा है या बेइज्जती की जा रही है। क्या हम कल जंगल में जुगनुओं को पकड़ रहे होंगे? Shall we be catching fireflies in the jungle tomorrow? दोस्तों, जुगनू एक प्रकाश छोड़ने वाला कीड़ा होता है जिसकी 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जुगनुओं के पेट के नीचे विशेष प्रकाश उत्पादक अंग होते हैं। जुगनू को बीटल यानी कि भृंगों की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी कुछ प्रजातियां कीटनाशकों और इनके निवास स्थान में कमी आने की वजह से धरती से पूरी तरह विलुप्त होने की कगार पर है। क्या गोलू शाम को पार्टी दे रहा होगा? Will गोलू बी थ्रोइंग अ पार्टी इन द इवनिंग? थ्रो शब्द का वैसे तो मतलब होता है फेंकना, लेकिन पार्टी देने के लिए भी इंग्लिश में थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। शाम मेरे खिलाफ साजिश क्यों रच रहा होगा? Why will शाम बी कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी? साजिश रचने का मतलब होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना या प्लानिंग करना, जिसको इंग्लिश में कंस्पायर कहते हैं। इसकी जगह पर आप प्लानिंग या स्कीमिंग शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। पिंकी अंग्रेजी में अपनी भावना कब जाहिर कर रही होगी? When will Pinky be expressing her feelings in English? जाहिर करने का मतलब होता है व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, प्रकट करना या कहना, जिसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कहते हैं। एक्सप्रेस शब्द की जगह पर आप कन्वे या मैनिफेस्ट शब्दों को भी काम में ले सकते हैं। आप अगले सप्ताह पेरिस की अपनी यात्रा का आनंद कैसे ले रहे होंगे? How will you be enjoying your visit to Paris next week? आज शाम वह कौन से काढ़े का सेवन कर रही होगी? Which decoction will she be consuming this evening? सेवन करने का मतलब होता है किसी चीज का उपभोग करना या उपयोग में लाकर समाप्त कर देना, जिसको इंग्लिश में कंज्यूम कहते हैं। सरल भाषा में किसी चीज को खाने और पीने को ही कंज्यूम करना, उपभोग करना या सेवन करना कहते हैं। काढ़ा एक औषधिक पेय पदार्थ होता है जिसको कुछ विशेष चीजों को उबाल कर बनाया जाता है। कई छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने के लिए रोगी को काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। उसके बालों की लटें उसकी आंखों पर क्यों झूल रही होंगी? Why will her locks of hair be flopping over her eyes?
बालों की लट को इंग्लिश में लॉक कहते हैं। वैसे लॉक का मतलब ताला भी होता है। इस सेंटेंस में झूलने की क्रिया के लिए फ्लॉप ओवर का प्रयोग किया गया है। फ्लॉप ओवर एक फ्रेजल वर्ब है और बालों की लटों का आंखों पर झूलने का सीधा सा मतलब है उन लटों का आंखों या चेहरे के सामने गिरना, हिलना या लटकना। उम्मीद है ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए जरा इन 6 वाक्यों में से हिंदी वाले 3 सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाइए और उनके नीचे के 3 इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करिए। उसके बाद सभी 6 वाक्यों को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि जब भी मैं अपने नए ग्रामर वीडियोस YouTube पर अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत उन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, हैस्ता ला विस्ता।